अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, अप्रैल स्टार्ट होते ही बल्कि एंड ऑफ मार्च से बारिशें शुरू हो गई हैं। बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। हर दिन ऑलमोस्ट लाहौर में तो बारिश हो रही है। दरमियान में एक आधा दिन गैप पड़ता है और उसके बाद बारिश हो जाती है। तो ये टाइम है जब गुलाब आपका ग्रो भी कर रहा होता है और मैक्सिमम फ्लावरिंग भी कर रहा होता है। एक नुकसान इस बारिश का ये है कि आपके जो ब्लूम्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जिनकी सॉफ्ट पेटल होती हैं, जिन फ्लावर्स की, फूलों की, वो फ्लावर्स की पेटल्स गल जाती हैं क्योंकि ये एसिडिक वाटर होता है। उसकी वजह से ये फंगस लग जाती है और जिससे ये पेटल्स ख़राब होती रहती हैं। ब्लूम्स आपके जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि ना सिर्फ पेटल्स पे, फूलों पे या बर्ड्स पे, फ्लावर बर्ड्स पे फंगस लगती है, बल्कि ओवरऑल पौधे में भी फंगस के अटैक बढ़ जाते हैं। स्पेशली गुलाब में, गुलाब क्योंकि सबसे ज़्यादा मरता ही या इसको प्रॉब्लम ही फंगस से आता है, तो इसमें भी फंगस के अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे, ऐसे क्रूशल टाइम पे अगर आप रेगुलर फंजीसाइड का स्प्रे नहीं करेंगे तो आपका गुलाब जो है वो बहुत सारे मसलों में घिर जाएगा और वो फिर आगे चल के जो पीक समर आना है, गर्मियाँ आनी है, जब टेम्परेचर 40 प्लस होना है, तो वहाँ फिर इसके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये तो मैंने बारिश के नुकसान आपको बता दिए। इसी से मुतल्लिक ही आज की वीडियो है जो मैं डिस्कस करूंगा आगे चल के कि उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। लेकिन जहां बारिश के नुकसान है वहीं उसके फायदे भी बहुत हैं। तो स्पेशली गुलाब के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, तो गुलाब में उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बारिश के फायदे बताऊं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आगे डालूं तो वो उनको टाइमली नोटिफिकेशन मिले और वो उसे देख के फ़ायदा उठा सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिया करें, इन्फॉर्मेशन को आगे फैलाया करें ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए, सबसे पहले हम बारिश के फ़ायदे पे दो तीन हैं जो मेन फ़ायदे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। अ, फ़ायदे जो हैं स्पेशली गुलाब के लिए, गुलाब का जो सबसे पहला फ़ायदा तो वो ये है कि इसको एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक सॉइल पसंद है। यानी जो मिट्टी है या इसका मीडिया, उसका पीएच 6.5 से 7 के दरमियान होना चाहिए। ठीक है। और जो हमारी मिट्टी है, स्पेशली हमारे कंट्री की, हमारे एरिया की ज़मीनों की जो मिट्टी है, उनका पीएच 8 के करीब होता है, जो कि अल्कलाइन है और वो गुलाब को इतना सूट नहीं करती। और ये पीएच जो है, इसको आप सिंपल ये समझ लें कि ये पौधे के लिए जो है पौधे का डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर ये सही नहीं होगा मीडिया का, तो पौधे को मीडिया सही नहीं मिलेगा तो ये आसानी से मीडिया से अपनी जो फूड है वो इनटेक नहीं कर पाता। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं हम कह सकते, बल्कि हम इसको ये कहेंगे कि ये पौधे को फूड इनटेक करने में हेल्पफुल होता है। स्पेशली गुलाब को, गुलाब तभी अपने इंग्रेडिएंट्स जो है ना, जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं वो सॉइल से ले पाता है, अपने मीडिया से ले पाता है, जब पीएच इसका 6.5 से 7 के दरमियान हो। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो इन इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी इनटेक कम होती जाएगी। सारे नहीं, कुछ ले लेगा, कुछ नहीं ले पाएगा और पूरी खुराक नहीं मिलेगी, तो वो पौधे की ग्रोथ को आप समझ सकते हैं कि उस पर असरअंदाज होती है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि इसके सॉइल मीडिया के पीएच को जो है बारिश डाउन करती है, क्योंकि बारिश का जो पानी होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, तो उससे पीएच डाउन होता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि बारिश के पानी में नेचुरली नाइट्रोजन की क्वांटिटी होती है, और दूसरे फूड इंग्रेडिएंट्स भी स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन मेन नाइट्रोजन होती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बारिश के बाद सडनली आपके पौधे जो हैं वो ग्रीन अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं, हालांकि आपने कोई फर्टिलाइजर नहीं दी होती। तो उसके पीछे रीजन यही है कि बारिश के पानी में नाइट्रोजन होती है और वो नाइट्रोजीनियस होने की वजह से पौधों को नाइट्रोजन मिलती है और पौधे फौरन अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। और थर्ड बेनिफिट ये है कि ये बिल्कुल उसी तरह जैसे आपकी बॉडी पे पानी पड़े तो आपको कूलिंग इफेक्ट मिलता है, इसी तरह गुलाब को, पौधों को बारिश के पानी पड़ने से कूलिंग इफेक्ट मिलता है, जिससे उनका टेम्परेचर डाउन होता है और वो भी उनकी सेहत पे और उनकी को स्टिमुलेट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है।
तो ये कुछ बेनिफिट हैं जो बारिश के होते हैं, वो मैंने आपको अब बता दिए हैं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। तो मैंने आपको बात बताई थी कि बारिशें हो रही हैं, तो इसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। पेस्ट के अटैक्स भी बढ़ेंगे, लेकिन बारिश में पेस्ट का अटैक थोड़ा कम होता है। बारिश रुकने के बाद जाके पेस्ट के अटैक होते हैं, लेकिन फंगस बारिश में ही शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपको टाइमली फंजीसाइड का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि इस टाइम पे वो फंजीसाइड स्प्रे करें कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, यानी काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ डील कर रही हो। डाउनी मिल्ड्यू, क्योंकि टेम्परेचर डाउन जाता है तो डाउनी मिल्ड्यू भी आ सकती है, जो कि मैंने उससे रिलेटेड पहले वीडियो बनाई हुई है। डायबैक के प्रॉब्लम, रूट रॉट के प्रॉब्लम होते हैं, ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए आपको फंजीसाइड स्प्रे करनी है। मैं फंजीसाइड्स के नाम बता देता हूँ, मैं जो करने जा रहा हूँ वो बाद में बताता हूँ, पहले दूसरे नाम बता देता हूँ। आप टॉप्सन एम का स्प्रे कर सकते हैं, मैंकोजिब और मेटल एक्सेल का कॉम्बिनेशन आता है, वो स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वक्त थोड़ी स्ट्रॉन्ग फंजीसाइड स्प्रे करने जा रहा हूँ, वो है ये स्पार्कल। स्पार्कल बायर की फंजीसाइड है और ये मैं लूँगा 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से अभी मैं लूँगा, ठीक है। और इसको आपने रेगुलर यूज़ नहीं करना होता, मैंने आपको बार बार समझाया हुआ है। टॉप्सन एम या मैंकोजिब को आप 2 से 3 दफ़ा कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पार्कल को आपने एक ही दफ़ा यूज़ करना है, उसके बाद आपने 2 महीने के गैप के बाद फिर इसको यूज़ करना है, ठीक है। या एटलीस्ट 1 महीने का गैप दें, उसके दरमियान दूसरी फंजीसाइड यूज़ करते रहें और फिर इसको आप यूज़ करें। तो ये मैं यूज़ करने जा रहा हूँ 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से, और इसको 0.25 ml पर लीटर के हिसाब से भी यूज़ करेंगे तो ये इफेक्टिव है। 0.25 से 0.5 ml पर लीटर, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना। तो मैं इस वक्त इसको 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से यूज़ करने जा रहा हूँ। हाँ, जब मैंकोजिब और टॉप्सन एम की बात आती है तो उसे आप 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से यूज़ करेंगे। अब इसी स्प्रे टैंक मिक्स में मैं दूसरी चीज़ फीडिंग लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये फ्लावरिंग का टाइम है। फ्लावरिंग के लिए हमें पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र चाहिए, अपने पौधे पे को देनी है। तो उस हिसाब से मैंने इसमें लिया है MKP मोनो पोटाशियम फास्फेट, जिसमें 0% नाइट्रोजन है, 52% फॉस्फेट है और 34% पोटाश है, ठीक है। 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से वो लिया है। और दूसरी इसके साथ जो फर्टिलाइज़र ली है वो है पोटाशियम नाइट्रेट, क्योंकि मुझे ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए थी, तो मैंने पोटाशियम नाइट्रेट भी 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लिया है। तो इससे ये होगा कि पोटाशियम की क्वांटिटी मेरी फीडिंग में बढ़ जाएगी और पौधा जो फ्लावरिंग कर रहा है तो उसको वो फ्लावरिंग में सपोर्ट मिलेगी। और मैं फिर बता दूं, ठीक है, कि अगर फ्लावरिंग चल रही है तो फिर आपने पोटाशियम या फर्टिलाइज़र का स्प्रे नहीं करना। हाँ, जैसे मेरे पौधों पे अब फ्लावरिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है, तो अब उस पर ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, तो मैं दोबारा उसको फ्लावरिंग बूस्ट करने के लिए और उसकी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा हूँ। फ्लावरिंग अगर चल रही हो तो मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, पहले भी मैंने एक वीडियो बना के आपको समझाया है कि अगर फुल ब्लूमिंग चल रही है रोजेस पे तो फिर आपने अभी फर्टिलाइज़र नहीं डालनी, फिर आप सिंपल फंजीसाइड का स्प्रे करें। हाँ, अगर आपकी फ्लावरिंग ख़त्म हो रही है, यानी 50% आपके फूल ख़त्म हो गए हैं पौधों पे, तो फिर आप फर्टिलाइज़र यूज़ करें ताकि वो फर्दर बूस्ट हो, ग्रोथ हो और फिर नई फ्लावरिंग भी वो इसी मौसम का फ़ायदा उठाते हुए, जो कि अप्रैल में भी अभी टेम्परेचर डाउन रहना है, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आपको फूल देखने को मिल सके। तो ये मैं आप पानी में डाल लेता हूँ। ये 20 ग्राम है MKP मोनो पोटाशियम फास्फेट और 20 ग्राम ही है पोटाशियम नाइट्रेट। तो ये दोनों चीज़ें मैं पानी में डाल लेता हूँ। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है कि जनाब, अगर हमारे पास ये दोनों नहीं है तो क्या करें? फिर सिंपल NPK 20-20-20, वो तो हर किसी के पास और बड़ी आसानी से मिल भी जाती है, हर किसी के पास घर में होती भी है। तो वो सीधा आपने 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पानी में डाल लिया अगर आपके पौधे बड़े हैं। अगर छोटे हैं, इसी साल लगाए हैं, तो फिर 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपने यूज़ करना और इसी तरह इनकी क्वांटिटी भी आपने आधी कर देनी है, ठीक है, अगर छोटे पौधे हैं। लेकिन मेरे पौधे जो मेजॉरिटी हैं वो 2 साल या 2 साल से बड़े हैं, तो इसलिए मैं ये यूज़ करने जा रहा हूँ, ये क्वांटिटी यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके पहले पानी में अच्छी तरह डिज़ोल्व कर लें, क्योंकि फर्टिलाइज़र को डायरेक्ट डाल देंगे तो वो स्प्रे टैंक में इतने अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पहले आप स्पून के साथ इसको अच्छी तरह हिला के
डिज़ोल्व कर लें और फिर उसके बाद इसको अपने स्प्रे टैंक में मिक्स करें। इसी तरह अगर आपका पाउडर फॉर्म में फंजीसाइड है, उसको भी इसी तरह पहले पानी में डिज़ोल्व करें और फिर उसको स्प्रे टैंक में डालें। लेकिन ये स्पार्कल जो है ये लिक्विड फंजीसाइड है, तो इसको मैं डायरेक्टली जो है स्प्रे टैंक में डाल दूंगा। तो अब मैं इनको मिक्स करता हूँ और फिर उसको स्प्रे करता हूँ। तो चलिए, मैंने टैंक बना लिया, तो अब स्प्रे की बात कर लें। तो स्प्रे का तरीका मैंने हमेशा आपको बताया कि थॉरो स्प्रे करना, ऊपर से नीचे तक पौधे को अच्छी तरह नहलाना है और थोड़ा स्प्रे कोशिश किया करें बेस में भी पड़े, ताकि बेस से वो रूट्स के थ्रू भी जो रूट्स में मसले हैं वो भी हल हो सके और फीडिंग भी थोड़ी रूट्स के थ्रू पौधा इनटेक कर सके। यहाँ जो है ना, स्प्रे करते हुए अक्सर आप लोग ये गलती करते हैं, बस हल्का सा स्प्रे किया और आगे निकल गया। ये काम नहीं करना, थॉरो स्प्रे करना अच्छी तरह, ताकि आपका पौधे के हर हिस्से पे आपका ये स्प्रे पड़े। तो ये है दूसरा आज की मेरी एक्टिविटी, और मैंने आपको समझाना था कि ये काम लाजमी करें ताकि आपके पौधे हेल्दी ग्रोथ करते रहें और उनमें मसले ना आए। इसी तरह पेस्टिसाइड का स्प्रे भी आप जारी रखें, वीकली बेसिस पे मैं करता हूं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वो भी अब जो नेक्स्ट पेस्टिसाइड है का स्प्रे है वो मैं आपसे शेयर कर दूं, क्योंकि मैंने रोजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रेगुलर वीकली बेसिस पे वीडियो देने का मेन पर्पज़ ही ये है कि मैं अपनी रूटीन आपसे शेयर करता रहूं और आप उसको फॉलो करते हुए अपने पौधों को भी अच्छे से ग्रो कर पाएं। तो यहाँ एक क्वेश्चन जाते जाते मैं और आपका जो है वो एड्रेस करता जाऊं कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी केमिकल फीडिंग बेस में देनी चाहिए या स्प्रे में। तो देखिए, एक आध बार या 2 बार बेस में देने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंटिन्यूस बेस में केमिकल फीडिंग देंगे तो मेरे पास पिछले कुछ दिनों में 2-3 इंक्वायरीज ऐसी आई हैं कि जिनमें जो है मुसलसल केमिकल फीडिंग बेस में देने की वजह से वो मीडिया जो है वो साल्ट एक्यूमुलेट होने की हो गया उस मीडिया में, और साल्ट एक्यूमुलेट होने की वजह से वो पौधे उसमें मीडिया में नहीं चल पाए और अक्सर पौधे मर गए। और वो सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं थी, उन्होंने कई एक्सपर्ट्स और वो दूसरा क्या कहते हैं जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात किया, तो उन सब ने ही यही प्रॉब्लम बताया कि ये प्रॉब्लम आ रहा है आपके मीडिया में कि आपने मुसलसल केमिकल फीडिंग बेस में दी है, जिसकी वजह से आपके पौधों में ये प्रॉब्लम आ रहा है और आपके मीडिया में साल्ट एक्यूमुलेशन हो रही है और उससे आपका मीडिया जो है वो सूटेबल नहीं रहता और पौधे आपके जो है वो मीडिया रूट रॉटिंग कर रहा है, जिससे आपके पौधे मर रहे हैं। तो ये ज़हन में रखें कि मुसलसल केमिकल फीडिंग बेस में मत दें। फार्मर भी ये जो फीडिंग अभी मैंने आपको बताई है ना, ये फार्मर्स भी फीडिंग जो है स्प्रे के थ्रू ही देते हैं, क्योंकि ये बनी ही वाटर सॉल्युबल इसलिए है कि ताकि आप स्प्रे में ये फीडिंग दे सके। हमेशा देखिए, हम ज़मीनों में तो काश कर नहीं रहे, गमलों में हम ज़्यादातर गार्डनिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास इतनी ऑर्गेनिक मैटर या इतनी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मिल जाती हैं कि हम अपने गमलों में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेस में और सॉइल में, मीडिया में स्पेशली आप ऑर्गेनिक मैटर्स को ज़्यादा यूज़ किया करें। अगर करनी भी है केमिकल तो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र यूज़ करें, जो आहिस्ता आहिस्ता 15 दिन में थोड़ी थोड़ी करके पौधे को मिलती रहती है और साथ साथ वो डिज़ोल्व होती रहती है, और उसको फिर इसी तरह महीने बाद या 15 दिन के बाद आप रिपीट करते रहें। तो मुसलसल मत दें, क्योंकि ये जो है ना क्विक फर्टिलाइज़र जो वाटर सॉल्युबल है, ये तो क्विकली अपना अवेलेबल हो जाती हैं और पौधा उनको विद इन अ वीक यूज़ कर लेता है, आपको फिर देनी पड़ती हैं। तो इसको आप स्प्रे में ही दें तो बेहतर है। और अभी के लिए मैं आपको बता दूं, फीडिंग के 2 स्प्रे लाजमी वीक में करते रहें, क्योंकि मौसम अच्छा है और आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद है सारे पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अभी और भी बहुत सारी बातें हैं डिस्कस होने वाली, वो फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे गुलाब से रिलेटेड। तो अभी के लिए इतना ही है, इसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द पेस्टिसाइड से रिलेटेड वीडियो आएगी, तो उसमें हम पेस्ट जो है इस वक्त अटैक कर सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी आपका उम्मीद तो है कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैंने जो कटिंग से पौधे ग्रो किए थे, अगली वीडियो में मैं आपको इसी वीक में इंशाल्लाह वो पौधे भी दिखाऊंगा कि उनकी सेहत कैसी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है कि कटिंग से या तो ग्रो होते नहीं, अगर हो जाए तो वो सर्वाइव नहीं करते। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कटिंग बस ठीक है, ट्रिकी है ज़रूर इंग्लिश रोज़ को कटिंग से ग्रो करना, लेकिन हो जाए तो उसको सर्वाइव
पहले साल में थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, जब एक साल गुजर जाए तो फिर वो बड़ी आसानी से चलते हैं और वो ग्राफ्टिंग प्लांट से ज़्यादा अच्छे ग्रो होते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।